हेलो, सभी को नमस्कार। स्टाम्प ड्यूटी जो है सभी टैक्सों में एक प्रकार का टैक्स है और सभी आम नागरिकों पर लगभग ये काम आने वाली चीज़ है। सभी आम नागरिक जो भी अगर कुछ खरीदते बेचते हैं, कुछ पंजीयन करवाते हैं, कोई एफिडेविट लेते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी के लिए स्टाम्प एक्ट बना हुआ है, 1998 में बना था। उसके बाद में ये जब लागू हुआ उस टाइम राजस्थान स्टाम्प रूल्स भी जारी हुए। तो हम राजस्थान स्टाम्प रूल्स पढ़ रहे हैं। राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। राजस्थान सरकार को राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के सेक्शन 86 और 87 के तहत एवं इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के सेक्शन 74 के तहत ये पावर है कि वो स्टाम्प के संबंध में रूल्स बना सके। सबसे पहला चैप्टर हर एक एक्ट का यही होता है, उसका जो टाइटल क्या है, नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004। पूरे राजस्थान पर ये लागू हैं। एक्सटेंट होता है किसी रूल का कि कहाँ तक लागू है, तो इसका एक्सटेंट है पूरे राजस्थान पर लागू है। और कब से लागू होगा, जब राजस्थान गवर्नमेंट उसकी डेट राजस्थान के गजट में डालेगी कि कौन सी डेट से लागू हो रहा है। अब उसके बाद में परिभाषाएं होती है। हर एक्ट या रूल में किसी भी चीज़ के लिए एक परिभाषा, एक शब्द को बार बार जब काम में लिया जाता है तो पहले उसको वर्णित कर दिया जाता है कि इस शब्द का इस पूरे एक्ट में क्या मतलब होगा, तो उसे इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन के नाम से शुरू में दे देते हैं। तो इस रूल में एक्ट शब्द जो आएगा उसका मतलब होगा राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 से। फिर उसके बाद बता रहे हैं ये डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाम्प एक्ट की बात चल रही है तो डीएलसी से तात्पर्य, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से तात्पर्य है कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जो कि भूमि की, जमीन की मार्केट वैल्यू का निर्धारण करती है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी समय समय पर। उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कहा गया है यहाँ इस रूल में, राजस्थान स्टाम्प रूल 2004 में। फोरम का तात्पर्य है, इन रूल्स में जो भी फोरम दिखाए गए हैं वो गवर्नमेंट से तात्पर्य राजस्थान गवर्नमेंट, और हाई कोर्ट से तात्पर्य यहाँ पर है राजस्थान की जो हाई कोर्ट है जोधपुर, और जिसकी बेंच जो है जयपुर में है वो। तो इस प्रकार से ये डीएलसी पढ़ लिया हमने। फिर ये फोरम, गवर्नमेंट, हाई कोर्ट। अब यहाँ पे एक्ट भी पढ़ लिया हमने। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प, आईजी ऑफ स्टाम्प, ये राजस्थान में राजस्थान स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो उसका जो आईजी होता है वो रजिस्ट्रेशन का भी आईजी होता है और स्टाम्प का भी आईजी होता है। इसका मुख्यालय अजमेर में है, तो आईजीआरएस का ऑफिस अजमेर है और इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ए स्टाम्प, जो कि इस पूरी राजस्थान के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन का हेड होता है, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन। तो सेक्शन से तात्पर्य राजस्थान स्टाम्प एक्ट जो है उसका जो राजस्थान स्टाम्प एक्ट जो है उसका जो भी सेक्शन है उसको यहाँ पे सेक्शन लिखा गया है। शेड्यूल मीन्स, यहाँ पे शेड्यूल क्या है, शेड्यूल का तात्पर्य है कि ये जो राजस्थान स्टाम्प एक्ट है उसमें सेक्शन 3 के तहत शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल का मतलब एक लिस्ट है, एक सूची है जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेबल या नॉन रजिस्ट्रेबल हैं उनकी जो रजिस्ट्री पे अमाउंट कितना लगेगा, कितनी स्टाम्प ड्यूटी उस पर लगेगी, उसका वर्णन उस शेड्यूल में होता है। सेक्शन 3 के अंदर शेड्यूल है। तो उस शेड्यूल का जो जब भी नाम आएगा शेड्यूल, इसका तात्पर्य होगा कि राजस्थान स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 3 में जो शेड्यूल का वर्णन है वही ना उसी शेड्यूल का नाम यहाँ पे लिया गया है। ओके, मीन्स द शेड्यूल टू द एक्ट एंड इंक्लूड्स ए शेड्यूल और टेबल प्रेस्क्राइब रेट्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी जो एक टेबल है एक तरह से, और उसमें सभी के लिए स्टाम्प ड्यूटी डिस्क्राइब की हुई कि किस डॉक्यूमेंट के लिए कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगने वाली है। ओके, अब उसके बाद है स्टेट। स्टेट से तात्पर्य यहाँ पे होगा राजस्थान का राज्य। सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेट स्टैंप्स का मतलब होगा जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टैंप्स होंगे राजस्थान के अंदर होंगे, जो स्टाम्प का सुप्रिटेंडेंट होगा और गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होंगे।
उसके बाद ईयर से तात्पर्य है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे ईयर लिया गया है। और यहाँ पे जो भी शब्द या एक्सप्रेशन क्लियर नहीं किए गए हैं, वो शब्द या एक्सप्रेशन का अर्थ वही होगा जो राजस्थान स्टाम्प एक्ट में बताया गया है। द प्रोविजन ऑफ राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट 1955 shall apply to the interpretation of these rules in the same manner as they apply to the interpretation of the राजस्थान एक्ट। तो ये एक्ट और रूल की बात चल रही है, तो हम रूल पढ़ रहे हैं। अब इसका चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 2 में हमें क्या बताया है? चैप्टर 2 में बताया है मोड ऑफ पेमेंट, यानी जो ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट होना है उसके क्या तरीके होंगे। फिर उसके बाद हमें बताया है कि काइंड ऑफ स्टाम्प्स, यानी इसमें 2 चीज़ें बताई है, एक तो मोड ऑफ पेमेंट और दूसरा है काइंड ऑफ स्टाम्प। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, all duties with which any instrument is chargeable shall be paid, and such payment shall be indicated on such instrument by means of stamps issued by the government for the purpose of the act and these rules। यानी इस एक्ट के लिए और रूल के तहत जितने भी स्टाम्प ड्यूटी पेएबल होगी वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, इंस्ट्रूमेंट से तात्पर्य डॉक्यूमेंट से तात्पर्य जिस जिन कागजों, जिन दस्तावेजों की हम रजिस्ट्री करवाते हैं या जिनके लिए हम कोई भी एफिडेविट तैयार करते हैं या कुछ भी किसी कागजों पर तैयार करते हैं, उन कागजों पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी पेएबल है, जो भी देने वाली है गवर्नमेंट के नियमों और नोटिफिकेशन के तहत, उसको हम वर्णित कैसे करेंगे, वहाँ पे कैसे दिखाएंगे, उसके ऊपर स्टाम्प्स लगा के दिखाएंगे। जैसे फिजिकल स्टाम्प लगा दिया है, या फिर उसके ऊपर ईग्रास चालान लगा दिया है, या उसका डीडी लगा दिया है, या फिर ई स्टाम्प खरीद के हमने उसके साथ लगाया है, तो उसके माध्यम से हम उसको दिखाएंगे। तो उसको कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट में ये दिखाया जाएगा। अब 3 का 2 है, ए स्टाम्प विच बाय एनी वर्ड और वर्ड्स ऑन द फेस ऑफ इट इज अप्रोप्रिएटेड टू एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी अदर काइंड। यानी एक स्टाम्प अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में यूज हो गया है तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, दोबारा यूज नहीं हो सकता। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 1, ए स्टाम्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ एनी कन्वेंटिंग स्टेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सुपर इम्पोज्ड विद द वर्ड राजस्थान और विद दिस लेटर्स राज। तो हमारे राजस्थान के लिए जो स्टाम्प पेपर के लिए डेफिनेशन ये है कि उसमें RAJ या राजस्थान शब्द उस पर सुपर इम्पोज होना चाहिए। अब स्टाम्प के अलावा 3A जो है वो इंसर्टेड बाई, ये 14/7/14 के नोटिफिकेशन से इंसर्ट किया है। अदर मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 3, स्टाम्प ड्यूटी और डेफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी पेबल ऑन एन इंस्ट्रूमेंट में आल्सो बी पेड बाई डिमांड ड्राफ्ट। तो 3A में 14/7/14 से 3A जो है राजस्थान स्टाम्प रूल का 2004 का, उसमें डिमांड ड्राफ्ट को या पे ऑर्डर को drawn by a branch of any scheduled bank or through stamp issued by electronic method by any person, यानी DD को, पे ऑर्डर को और इलेक्ट्रॉनिक मेथड से जो स्टाम्प इश्यू जारी हुई है, इश्यू हुई है, इन तीनों को मोड ऑफ पेमेंट में शामिल किया गया है। और या किसी कंपनी द्वारा अगर कोई स्टाम्प जारी है जो कि ऑथराइज्ड है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प से और जो कि पैसा जमा करवा रही है गवर्नमेंट अकाउंट एट 0030 थ्रो ई ग्राफ चालान इन एनी बैंक ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमारी जो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का जो गवर्नमेंट अकाउंट कौन सा है, बजट एड 0030 है। तो इसके अंदर पैसे जमा कराने वाला ग्राफ चालान हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट हो, पे ऑर्डर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसको IGRS ने अनुमति दी है, तो उसके माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट हो सकता है। उसके बाद में आता है 4 काइंड ऑफ स्टाम्प। तो स्टाम्प के कितने प्रकार है? देयर शैल बी 2 काइंड ऑफ स्टाम्प फॉर इंडिकेटिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी विद विच इंस्ट्रूमेंट आर चार्जेबल, नेमली 2 प्रकार के हैं। पहला इम्प्रेस्ड स्टैम्प सुपर इम्पोज्ड विद द वर्ड राजस्थान, दूसरा एडेसिव स्टैम्प सुपर इम्पोज्ड विद द वर्ड राजस्थान और विद द लेटर्स RAJ। इम्प्रेस्ड और एडेसिव क्या होते हैं? इम्प्रेस्ड वो होता है जो छापा जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर एक मोर होती है, वो मोर मार के वो स्टैम्प बन जाता, वो मोर लगाई जाती है, उसको स्टैम्प कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी की सील होती है एक तरह से, वो इम्प्रेस्ड होती है यानी छपने वाली, तो वो इम्प्रेस्ड स्टाम्प है। और एडेसिव होती है चिपकने वाली, जैसे कि एक तरह से रेवेन्यू स्टाम्प होती है, उसको चिपकाते हैं तो एडेसिव स्टाम्प हो गई। तो 2 तरह की स्टैम्प होती है, एक चिपकने वाली और एक इम्प्रेस्ड। नो इम्प्रेस्ड और एडेसिव स्टाम्प विच इज नॉट सुपरइम्पोज्ड एज ए फोरसेट शैल बी यूज्ड इन राजस्थान आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स टू इंडिकेट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट।
यहाँ पे क्लियर है कि अगर राजस्थान का अगर उसमें सुपर इम्पोज नहीं है, राजस्थान का नाम नहीं है, तो वो स्टाम्प यूज नहीं हो सकती राजस्थान में। ओके, उसके बाद में हम आ गए हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में इम्प्रेस्ड स्टाम्प्स के बारे में डिटेल में वर्णन है, जिसमें पहला हुंडीज के बारे में है, दूसरा प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। प्रोविजन वेयर सिंगल शीट ऑफ पेपर इज इनसफिशिएंट। अब ये डिटेल में आप देख लेना, इसमें यहाँ पे प्रोविजन क्या है कि अगर कोई भी दो शीट है जैसे पेपर की, अब दो शीट में से दो शीट यूज करी है, दो शीट से उसकी स्टाम्प ड्यूटी कंप्लीट हो रही है, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो दो शीट से अगर स्टाम्प ड्यूटी कंप्लीट हो रही है, तो अगर वो लिखने का जो मटेरियल है वो एक ही शीट पे आ गया, तो दूसरी शीट पे एग्जीक्यूटेंट और उनके साइन जरूर होंगे। चाहे अगर अकेला एग्जीक्यूटेंट है तो उसके अकेले के साइन होंगे, और पार्टी है तो दोनों के साइन उस पर होंगे अगर वो खाली रह गया तो भी। या फिर ऐसा किया जाए कि जो लिखने का मटेरियल है वो दोनों शीट्स पे आ जाए। ये इस 8 नंबर पॉइंट का कहना है। वेर सिंगल शीट ऑफ पेपर हो गया ये। दो प्रॉपर ऑफिसर, एवरी ट्रेजरी ऑफिसर और पर्सन whom the state government may by notification in the official gazette appoint him on in his behalf shall be deemed to be the proper officer for the purpose of act and these rules। यानी कोई भी ट्रेजरी ऑफिसर है या कोई भी व्यक्ति जिसको राज्य सरकार निर्धारित किए इस एक्ट के लिए और इन रूल्स के लिए राज्य सरकार जो है अपॉइंट करती है नोटिफिकेशन से, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर ऑफिसर कहलाएगा। रूल 10 क्या कहता है, अफिक्सिंग एंड इम्प्रेसिंग ऑफ लेबल्स बाय प्रॉपर ऑफिसर इम्परमिसिबल इन सर्टेन केसेस। लेबल्स में बी अफिक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड और प्रोफोर्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द केस ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद स्टाम्प ड्यूटी अंडर द एक्ट। यानी जो प्रॉपर ऑफिसर है वो लेबल लगा सकता है और उसका वैलिड है। अब उसके बाद मोड ऑफ अफिक्सिंग एंड इम्प्रेसिंग लेबल्स। द प्रॉपर ऑफिसर शैल अपॉन एनी इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड इन रूल 10 being brought to him before it is executed and upon application being made to him affix thereto a label or labels of such value as the applicant may require and pay for, and impress or perforate such label or labels by means of a stamping machine including franking machine or perforating machine, and also stamp or write on the face of the label or labels the date of impressing or perforating the same। यानी वो कर सकता है, इम्प्रेस भी कर सकता है, फिक्स कर सकता है, परफोर्ट कर सकता है, लेबल लगा सकता है। कहने का मतलब वो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, जब उसको अप्लाई किया जाता है उसके पास स्टाम्प ड्यूटी के लिए, तो वो ये सब चीज़ें कर सकता है, फिक्स कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है और परफोर्टिंग कर सकता है। द ऑफिसर क्या करेगा, उस पर अमाउंट लिखेगा, उस पर वेयर द ड्यूटी अमाउंट्स टू ₹5 और ऑनवर्ड्स राइट ऑन द फेस ऑफ द लेबल के फेस पे लिखेगा और अपने इनिशियल भी करेगा, तब वो माना जाएगा कि ये लेबल लग गया। ठीक है। यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। द फ्रैंकिंग मशीन्स में बी यूज्ड फॉर फ्रैंकिंग impressions of stamps on all kinds of instruments on which stamp duty is payable under the provisions of the act। the franking machine shall be approved by the inspector general of stamps। यानी फ्रैंकिंग मशीन से भी फ्रैंकिंग हो सकती है, इंप्रेशन किया जा सकता है स्टैम्प्स का, लेकिन अप्रूव्ड होनी चाहिए IGS से, यानी IGRS से। The procedure to regulate the use of franking machine or any other machine as authorized shall be such as the IGS may by order determine। यानी इसको जो फ्रैंकिंग मशीन को रेगुलेट करने का उसकी नियमावली की कैसे किसको मशीन दी जाएगी, कौन कितने अमाउंट तक की फ्रैंकिंग मशीन यूज कर सकता है, तो इन सब के जो रेगुलेशन कौन बनाएगा, IG बनाएगा, IG डिटरमाइन करेगा। IG से तात्पर्य IGRS से है। 12A में दिया है यूज ऑफ ई स्टैंपिंग मशीन। The e-stamping machine, essentially a computer with internet connection and a printer, may be used for e-stamping impression of stamps on all kinds of instrument on which stamp duty is payable under the provision of the Act। The e-stamping machines shall be approved by the Inspector General of Stamps with the approval of the government। The procedure to regulate the use of e-stamping machine or any other machine so authorized shall be such as the Inspector General of Stamps may by order determine। Certificate of e-stamping by an authorized collection center shall be sufficient proof of payment of stamp duty of value mentioned in the certificate। Authorized collection center shall be appointed established by Central Record Keeping Agency with approval of IGRS। तो यहाँ पे ई स्टाम्पिंग मशीन से तात्पर्य सीधा सीधा है कंप्यूटर से है। एक कंप्यूटर हो जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन हो और प्रिंटर हो, तो वो ई स्टाम्पिंग मशीन हो जाएगी। अब उसके अप्रूवल कौन देता है, IG देता है। यानी कोई भी व्यक्ति है तो ई स्टाम्पिंग मशीन के रूप में काम कर सकता है, मतलब उसको अपने कंप्यूटर को अगर उसके साथ पास कनेक्शन है और प्रिंटर है तो ई स्टाम्पिंग मशीन के रूप में यूज ले सकता है उसको, लेकिन IG
उसको अप्रूवल देगा तभी वो स्टैंपिंग कर पाएगा। और उसका फिर कलेक्शन सेंटर होगा। कलेक्शन सेंटर से तात्पर्य है कि एक कलेक्शन सेंटर होगा, वहाँ पे सारी स्टाम्प ड्यूटी उसके द्वारा जमा कराई जाएगी और यह कलेक्शन सेंटर डिसाइड किया एस्टैब्लिश किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा विद अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ